अब हम देखते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका कोशिका और द्रव्य, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये क्या होता है? कोशिका के अंदर तरल पदार्थ होता है जिसको कि हम कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका की संरचना हम बहुत विस्तृत देख चुके हैं। यहां पे एक केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच में तरल पदार्थ पाया जाता है। इसके चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर क्या होता है? कोशिका द्रव्य, जो कि एक तरल पदार्थ होता है। यह एक चिपचिपा तथा एक पारभासी या पारदर्शी प्रकार का यह एकदम लचलचा प्रकार से पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है, जिसको कि हम कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ होता है कोशिका के अंदर, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं बात करूं कि सारे कोशिका अंग या इसमें छोटी छोटी संरचनाएं बिखरी रहती है, जिसको हम कोशिका अंग कहते हैं। यह पदार्थ की अगर मैं रासायनिक संगठन की बात करूं, रासायनिक संगठन, रासायनिक का मतलब क्या होता है? रासायनिक का मतलब होता है कि इसमें जो रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं और उसका संगठन, मतलब कि किन किन चीजों से मिलकर वह बना है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम संगठन बोलते हैं। इसमें कई प्रकार के कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। अगर मैं अकार्बनिक पदार्थ की बात करूं, अकार्बनिक का मतलब क्या होता है? जिसमें कार्बन नहीं हो। कार्बन समझते हो ना, ये इस प्रकार का, जिसको सी से डिनोट करते हैं, इसको हम कार्बन बोलते हैं। हमारा पूरा शरीर जो होता है वह कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना हो, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब क्या है? कार्बनिक पदार्थ। और अकार्बनिक पदार्थ में क्या होता है? जिसमें कार्बन नहीं है। कार्बनिक पदार्थ में कार्बन, नाम से क्लियर की कार्बन। अकार्बनिक में क्या होता है? जैसे जल हो गया, वो भी हमारे शरीर में पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के खनिज लवण, जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये क्या है? हमारे शरीर में पाए जाते हैं और इनका अलग ही एक महत्व होता है, जिनके कारण कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अकार्बनिक पदार्थ में प्रमुख क्या हो गया? जल हो गया, जिसको कि मैं H2O बोलता हूं। विभिन्न प्रकार के खनिज लवण हो गए, खनिज लवण। खनिज मतलब जो कि हमें जमीन के अंदर से मिलते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, आयरन हो गया। तो ये पदार्थ क्या है? हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिसको कि हम खनिज लवण, जैसे नमक NaCl साल्ट है, तो ये क्या है? लवण है। तो ये सब हमारे शरीर में पाए जाते हैं। खनिज लवण की अगर मैं बात करूं कॉमनली, तो हमारे शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर और NaCl ये सभी पाए जाते हैं। तो इनको हम अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। और मैं कार्बनिक पदार्थ की बात करूं, तो कार्बनिक पदार्थ में क्या पाए जाते हैं? कार्बनिक, इसमें कार्बन पाया जाता है, जबकि इनमें आपको कार्बन नहीं दिखाई दिया। कार्बनिक पदार्थ में क्या पाए जाते हैं? जैसे प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट। तो ये सभी हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हर कार्बनिक पदार्थ का अलग अलग काम है। जैसे प्रोटीन की मैं बात करूं, तो प्रोटीन हमारे शरीर में बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। हमारे शरीर में जो ग्रोथ होती है उसके लिए प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रोटीन हमारे शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला यह कार्बनिक पदार्थ है। वसा ये तेल युक्त पदार्थ होता है, जो कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल वगैरह के रूप में हमारे शरीर में संचित रहता है। इससे भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट ये हमारा प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है, जिसके कि हमें विभिन्न प्रकार के कार्यों से कार्य करने के लिए इससे हमें ऊर्जा मिलती है। इसका पाचन होता है शरीर में तथा इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये सारे कार्य कोशिका के अंदर ही होते हैं। तो ये सारे कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ इसमें क्या होते हैं? पाए जाते हैं। और यह कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर यह तरल द्रव पाया जाता है, बनता है, जिसको कि हम कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब यदि मैं बात करूं कि इस कोशिका द्रव्य में
बहुत सारी छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है जिसको कि मैं कोशिका अंगक कहता हूं। क्या कहता हूं? कोशिका अंगक। कोशिका अंगक। अब ये कोशिका अंगक क्या होते हैं? आपको हमने कोशिका के संरचना में बताया था कि हमारे शरीर में या बहुकोशिकीय जीवों में या यूकेरियोटिक कोशिका में कई प्रकार के कोशिका अंगक पाए जाते हैं और हर कोशिका अंगक का अलग अलग काम होता है। हर कोशिका अंगक अपने विशिष्ट कार्य को करने के लिए इनकी एक विशेषता होती है और इन कोशिका अंगकों के कारण ही कोशिका जो है ये जीवित संरचना होती है। जीवित संरचना का मतलब क्या होता है कि जीवों में जो कार्य निष्पादित होते हैं या संचालित होते हैं, या मैं बोल सकता हूं कि चयापचय की क्रिया या इसको हम जैविक क्रिया के रूप में भी बता सकते हैं कि वो सब मिलके एक कोशिका अंगक मिलके ही उन कार्यों को संपादित करते हैं। तो इनको हम बोलते हैं कोशिका अंगक। अगर मैं बात करूं कि कौन से कोशिका अंगक पाए जाते हैं, तो ये यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिका अंगक होते हैं। अगर इसको देखो याद रखने के लिए एक तरीका बताता हूं मैं आपको। मैंने यहां पे एक शब्द लिखा अगर लम पर। अभी मुझे नहीं पता कि इसका अर्थ क्या है, लेकिन मैंने इसको लिख दिया। क्यों? क्योंकि मुझे इससे कोशिका अंगकों को याद रखने में कुछ मदद मिलेगी। अगर शब्द हम सब लोग यूज करते हैं, अगर ऐसा होता, अगर वैसा होता, अगर यूज करते ही है। पर शब्द का भी यूज हम बार बार करते हैं, परंतु, किंतु, ये सारी चीजें। पर लम का शब्द मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इसको बना लिया ताकि मुझे कोशिका अंगकों को याद करने में आसानी हो जाए। देखिए कैसे। अगर अ से मैं बोलता हूं अंतः प्रद्रवी जालिका। अब बताइए यहां पे मैंने क्या किया? अ से ले लिया अंतः प्रद्रवी जालिका, अ से। ग से क्या लिया मैंने? गाल्जी बॉडी, गाल्जी बॉडी, या इसको मैं गाल्जी उपकरण भी बोलता हूं या उपकरण भी बोलता हूं, गाल्जी उपकरण या गाल्जी बॉडी। ठीक है। र से मैंने ले लिया राइबोसोम। क्या ले लिया? राइबोसोम, राइबोसोम। अब मैंने आगे शब्द लम लिखा हुआ है, मैंने ल से ले लिया मैंने लाइसोसोम। क्या ले लिया? लाइसोसोम। देखिए जम रहा ना। अब मैंने म से ले लिया माइटोकॉन्ड्रिया। क्या ले लिया? माइटोकॉन्ड्रिया। देखो ये हो गया मेरा माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्या बचा? प से क्या आता है? प्लास्टिड। क्या आ गया? प्लास्टिड, प्लास्टिड। ठीक। अब क्या बच गया? र। र क्या होता है? यह भी हमारे कोशिका के अंदर पाए जाने वाला एक कोशिका अंगक ही है, जिसको कि मैं रसधानी कहता हूं। क्या कहता हूं? रसधानी, रसधानी। देखिए किस प्रकार से मैंने आसानी से पूरे कोशिका अंगकों को यहाँ पे मैंने लिख दिया आपके सामने। क्या किया मैंने? ऐसे याद करने में मुझे हो सकती है दिक्कत हो सकती थी, कुछ कोशिका अंगक में भूल सकता था, लेकिन मुझे मालूम है 1 2 3 4 5 6 7 मैंने अक्षर लिए और उन अक्षरों को मैंने लिख दिया, और उसी के अक्षरों को मैंने यहाँ पे अ से अंतःप्रद्रव्य जालिका, ग से गाल्जी बॉडी, र से राइबोसोम, ल से लाइसोसोम, यम से माइटोकॉन्ड्रिया, म से माइटोकॉन्ड्रिया, प से प्लास्टिड और र से रसधानी लिख दिया। अब ये कोशिका अंगक हमारे शरीर में विशिष्ट कार्यों को करते हैं, सभी को हमें पता है। अब इनको अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इसको क्या बोलता हूं मैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या बोलता हूं मैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम। गाल्जी बॉडी को विभिन्न नामों से जानते हैं। इसको गाल्जी उपकरण भी बोलते हैं हम हिंदी में, या गाल्जी बॉडी भी बोलते हैं। इसको मैं इंग्लिश में अगर बोलूं तो गाल्जी बॉडी इसको बोलते ही बोलते हैं, तथा उसके साथ में यह गाल्जी एपरेटस,
गाल्जी गाल्जी एप्रेटस। ठीक है, उसी प्रकार से अगर राइबोसोम को तो राइबोसोम ही बोलते हैं, इसको राइबोसोम, इसको लाइसोसोम लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिक इसको हिंदी में लवण भी बोलते हैं। देखो कुछ नाम आपको हिंदी में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो आपको सुविधा हो उस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश के शब्द यूज करें। जैसे ये है, इसको आप हिंदी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी लिख सकते हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हिंदी में भी लिख सकते हो। अगर आपको हिंदी का शब्द लिखना है तो उसको आप अंतःप्रद्रव्य जालिका लिख सकते हो। प्लास्टिक को मैं लवक भी बोल सकता हूं, लवक। ठीक है, और इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे प्लास्टिक। ठीक है, हिंदी में शब्द क्या बोलते हैं इसको, लवक के रूप में। मैंने उसी को प्लास्टिक को यहाँ पे हिंदी में लिख दिया, प्लास्टिक या लवक। हमें पता होना चाहिए कि यह कोशिका अंग है, रसधानी। अब इसको इंग्लिश में वैक्यूल बोलते हैं, वैक्यूल। तो इस प्रकार से यह कोशिका अंग इस साइटोप्लाज्म में या कोशिका द्रव में बिखरे रहते हैं। इसलिए जो साइटोप्लाज्म होता है वो होमोजीनियस नहीं होता है, अर्थात समांगी नहीं होता। समांगी का मतलब क्या होता है कि इसमें पूरी जो संरचना है वो एक जैसी हो, लेकिन ये एक जैसे नहीं है, बल्कि इसमें जो साइटोप्लाज्म है इसमें कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ के अलावा ये कोशिका अंग भी छोटी छोटी सूक्ष्म संरचनाओं के रूप में बिखरे रहते हैं। इसलिए यह जो होता है यह विषमांगी या समांगी नहीं होता है। मतलब यहाँ पे जो विलयन की बात करें समांगी और विषमांगी होता है, यह भी एक विलयन की बात ही होता है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये जो कोशिका अंगक होते हैं, इन कोशिका अंगकों के ऊपर चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, जो कि बिल्कुल कोशिका झिल्ली के जैसे ही होती है। तो यूकेरियोटिक कोशिका में यह उसकी विशेषता होती है कि कोशिका झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उसमें पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं या यह इनके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती है। इनका संगठन के रूप में कोशिका द्रव के अंदर ही वह पाए जाते हैं। ये एक विशेषता हो गई। और इन संरचनाओं की अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ पादप में पाए जाने वाले कोशिका अंगक है, कुछ किसमें पाए जाते हैं, कुछ जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, कुछ दोनों में पाए जाते हैं। उसको हम एक एक करके देखेंगे। हमने पादप कोशिका में पहले बता भी चुके हैं कि कौन से कोशिका अंग पादप में पाए जाते हैं, कौन से जंतु में पाए जाते हैं। दोनों में कुछ तो कॉमन है और कुछ दोनों में अलग अलग। जैसे हमने क्या पढ़ा था, जैसे प्लास्टिक क्या होता है, यह पादप में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता। वैक्यूल जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, पादप में पाया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ छोटी छोटी इसमें। अच्छा, अगर मैं वायरस की बात करूं, वायरस को जानते हैं सभी लोग, हमने प्रोकैरियोटिक बात कर ली, जीवाणु कोशिका की हमने संरचना देख भी चुके हैं। वायरस के अंदर झिल्ली ही नहीं पाई जाती है। पता है आपको कि वायरस एक ऐसा, इसको हम जीव भी नहीं बोलते, बल्कि इसको जीव और अजीव मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक कड़ी मानते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच की क्या है, एक कड़ी है, क्योंकि इसके कोशिका के चारों ओर कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है, अर्थात यह निर्जीव अवस्था में रहता है। सजीव कब बनता है, जब यह किसी जीवित मशीनरी के संपर्क में आता है या किसी जीव के संपर्क में आता है, तो वहां पे यह द्विगुणन या उसको बोल सकता हूं कि मैं गुणन करने लगता है या यह वृद्धि करने लगता है, जिसके कारण इसमें सजीव के लक्षण आ जाते हैं। तो यह एक वायरस की विशेषता होती है कि इसको सजीव में भी नहीं रखा और निर्जीव में भी नहीं रखा, बल्कि ये बीच की क्या होती है, कड़ी होती है। तो वायरस एक अलग चीज है। हमने वायरस के बारे में यहाँ पे बताया नहीं, कोशिका के बारे में, कि उसके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती है, वह सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी होती है। हमने सिर्फ इसके लिए बता दिया कि हमें आपको याद रहे कि वायरस भी तो एक सजीव के जैसे द्विगुणन या हमारे शरीर में प्रवेश करके कई प्रकार की बीमारियों को यह जन्म देता है। तो वह जन्म कब देता है, जब वो हमारे शरीर के संपर्क में आता है, तो हमें विभिन्न प्रकार के वह नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब ये कोशिका अंगक मिलकर
मिलकर ही हमारे शरीर की समस्त जैविक क्रियाओं का वह नियमन करते हैं। तो इस प्रकार से यह कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म हो गया। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा ही शरीर की सारी क्रियाएं होती है।